खास मुलाकात में आप सबका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन से, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। मेरा ये मानना है कि, और मतलब मेरा क्या मानना है, अरविंद केजरीवाल ने तो 8 दिसंबर को, मतलब 8 दिसंबर को नहीं, 28 दिसंबर को जब स्वेरिंग इन हो रही थी तो उन्होंने तो स्वेरिंग इन के दौरान रामलीला मैदान में मंच से इस बात को कहा कि बीजेपी के बारे में मेरा जो भी मानना हो, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन एक अच्छे आदमी, ईमानदार आदमी हैं। अब मुकाबला है बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का उसी वोट बैंक के लिए, क्योंकि जो वोट कांग्रेस से नाराज होकर छिटक रहा है कांग्रेस से, उसको बीजेपी अपनी एक जो इस समय एक वेव चल रही है, बीजेपी कैप्चर करना चाह रही है उस वेव में। और आम आदमी पार्टी जो है सबसे बड़ा रोड़ा, और आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा मुद्दा बना दिया है जो कि बीजेपी को संभालना पड़ेगा। तो मुद्दा है अमीर बनाम गरीब। और ये ठीक है कि मिडिल क्लास का वोट अरविंद केजरीवाल से कम दिल्ली में, और हो सकता है बाकी बहुत सारे अर्बन सेंटर्स में भी कटा हो कि भाई ये क्या कर रहे हैं, धरना वरना। लेकिन गरीब आदमी के मन में, डॉक्टर साहब सोचिए ना कि मतलब एक मुख्यमंत्री सड़क पे ठंड में 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे खुले में रजाई ओढ़ के सो रहा है, अगले दिन बेचारा अस्पताल में भर्ती हो जा रहा है ना। तो गरीब आदमी कह रहा है कि देखिए 700 लीटर तक, जो 700 लीटर से कम वाला जो पानी पाने वाला है, 700 लीटर तक देखिए फ्री है, वो 701 लीटर के बाद वो बाकी 700 का, लेकिन मैं 700 लीटर मेरा तो काम चली जा रहा है, या 400 यूनिट बिजली। तो मतलब अच्छा, एक प्रभाव ये भी आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल, चाहे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने ना बने, या पॉलिटिकल लीडर इमर्ज करे ना करे नेशनल लेवल पे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा वो शुरू कर दिया है कि मतलब चाहे आपकी वसुंधरा राजे सिंधिया हो, कि उनको भी अब एक उस वाला जो उनका एक बहुत ऊंचा वाला पद था, उससे जाके जमीन पे बैठ के बच्चों के साथ खाना खाना पड़ता है। लाल बत्तियां जो हैं वो आजकल कम दिखाई देती हैं, और दिखाई भी देती हैं तो आंख में अखरती हैं। तो ये एक आइडिया अरविंद केजरीवाल ने प्रॉप अप कर दिया है कि अमीर बनाम गरीब, और आपको इसका मुकाबला करना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो मनोज जी, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप इतने समझदार पत्रकार होके आप भी नहीं समझ पा रहे हैं आज तक गरीब आदमी को। गरीब आदमी, मेरा राजनीतिक जीवन का अनुभव है कि वो हर अमीर और पढ़े लिखे आदमी से समझदारी के अंदर 10 गुना ज़्यादा समझदार है। आप ऐसा ना समझिए कि गरीब आदमी को ड्रामा नज़र नहीं आता है। गरीब आदमी ने, आपकी तीनों बातों का जवाब दूंगा, गरीब आदमी ने ये देखा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री धारा 144 तोड़कर सड़क पर तो जाकर बैठ गया। उसने गणतंत्र को, रिपब्लिक डे को गालियां देनी शुरू कर दी। ये कहा कि ये तो तमाशा है, ये गणतंत्र दिवस की परेड क्या होती है। वो गरीब आदमी ने भी जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए और इस गणतंत्र की स्थापना के लिए, उसके दादा ने भी जो है इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, उसके लिए पता है इस गणतंत्र की बेइज्जती का क्या मतलब है। फिर गरीब आदमी ने ये देखा कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करा दूंगा, और अगले दिन, जब शायद पहले दिन ज़्यादा ठंड लगी होगी वहाँ पर रेल भवन पर, तो अगले दिन धरना इसलिए समाप्त कर दिया, यानी कि क्योंकि अंदर से डील है, कांग्रेस की और इनकी डील है। तो 2 जो पुलिस के छोटे इंस्पेक्टर थे जो पहले से छुट्टी पर थे, उनके बारे में सरकार ने, होम मिनिस्टर ने कह दिया हमने इनको छुट्टी पे भेज दिया। कहाँ आप एक तरफ कह रहे थे कि बड़े पुलिस के एसीपी को सस्पेंड करो, इसको नौकरी से निकालो, एसएचओ को सस्पेंड करो, इसको नौकरी से निकालो, मिला कुछ नहीं, आपने धरना उठा दिया। दूसरी बात आपने कही गरीब आदमी के लिए पानी की। ये जो दिल्ली में पानी के लिए इन्होंने ऑर्डर किया, एक भी गरीब आदमी को इससे फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो गरीब लोग रहते थे अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में, गांव में या कहीं पर भी, उन गरीब लोगों के पास तो वो कनेक्शन ही नहीं था जिसके अंदर से जो है रिलीफ मिलना था। उल्टा उन गरीब लोगों के घरों में पानी की लाइन डालने के लिए जो 200-400-500 करोड़ रुपया खर्चा होना था, वो इन्होंने अमीर लोगों को 666 लीटर पानी उनके लिए था जिसके घर में पानी की लाइन लगी हुई है, और उसका भी 10% पानी का दाम इन्होंने बढ़ा दिया। यानी सीधे सीधे आंख में धूल झोंक दी अमीर आदमियों को, जिसको शायद पानी का बिल अगर 100 रुपया है तो 2000 रुपया तो है, उसको फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता है?
आप अमीर ना भी हो तो भी अमीर जैसे तो हो ही ना। तो आपको पानी थोड़ा सा फ्री मिला या नहीं मिला, लेकिन फर्क इसका पड़ता उनको जो बेचारे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। एक गरीब आदमी को उस पानी के ऑर्डर से फायदा नहीं हुआ। तो क्या ये लोगों को समझ में नहीं आया? आप कह रहे हैं कि बत्ती की कल्चर, फलाना कल्चर। देखिए, बत्ती के बारे में यानी गरीब आदमी को सबको पता है कि 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है कि ये बत्ती नहीं लग सकती है। बत्ती उसके बाद भी अगर कोई मान लो लगा भी रहा होगा तो गैर कानूनी लगा रहा होगा। इन्होंने कहा कि मैं सरकारी बंगले में नहीं जाऊंगा। आपके टेलीविजन चैनल के लोगों ने चिट्ठी दिखा दी, जिसमें इन्होंने खुद आकर चिट्ठी लिखी अपने हाथ से कि मुझे 2 बड़े बड़े बंगले दिए जाए जो एक साथ में हो, और उन दोनों बंगलों का जो साइज था वो जिस बंगले में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल तक, उस सारे साइज से भी बड़ा जो है वो इन्होंने बंगला मांगा। और इतने दिन तक इतनी नौटंकी करने के बाद जो है वो आखिर जो है सरकारी बड़े मकान के अंदर चले गए। वो तो जब जनता के बीच में ये बात आ गई कि इनकी पोल खुल गई, वो चिट्ठी आपने सबने दिखा दी मीडिया को, अरे इतना बड़ा बड़ा ले रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। तो फिर इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं जाएंगे। तो भी जो है सरकारी बंगले में तो चले गए, वो थोड़ा छोटा है, कोई बात नहीं। अब आखिर आपने, इन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, तो दिखाने के लिए तो एक कार के अंदर चल रहे हैं अपनी, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं उस कार के पीछे आगे पीछे कितनी इनकी गाड़ियां चलती हैं, जरा देखिए। यानी रामलीला मैदान पर इनकी सिक्योरिटी के लिए कम से कम 1000 गुना पैसा गवर्नमेंट का वेस्ट होता है। और जितना इनके ये कहने पर और इस इनकी ईगो को सेटिस्फाई करने पर कि इन्होंने सिक्योरिटी नहीं ली, जितनी ज्यादा सिक्योरिटी पुलिस वालों को लगानी पड़ रही है दूर से। अब ये होता है कि इनके आसपास नहीं, दूर से चारों तरफ से सिक्योरिटी का इंतजाम होता है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी तो है। अगर मुख्यमंत्री को भगवान ना करे कोई अटैक कर दे, कोई नुकसान हो जाए, तो जिम्मेदारी तो होम मिनिस्ट्री की है, जिम्मेदारी तो पुलिस के कमिश्नर की है। तो ये सारे जो ड्रामे और नौटंकी होते हैं ना, आप गांव के जो आप जिसको ठेठ अनपढ़ आदमी कहते हो ना, उसको सब आपको कई बार आपको नहीं दिखाई देगा, वो आपको बता देगा यार ये तो ड्रामा कर रहा है, ये तो ये कर रहा है। तो इसलिए आज के युग में नहीं, किसी को आप देखिए, एक मिनट मनोज जी, एक चीज और कहना चाहता हूँ। आपने बच्चों की कसम खा ली। जी। आपने बच्चों की कसम खाकर ये कह दिया कि मैं तो ना किसी से समर्थन लूंगा ना किसी को समर्थन दूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की आप बात कर रहे हैं और भ्रष्ट कांग्रेस से आप समर्थन ले रहे हैं और बच्चों की कसम खाने के बावजूद भी कर रहे हैं। क्या गरीब आदमी को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी आंख में धूल झोंकी जा रही है, झूठ बोल बोल के हमारे को जो है गुमराह किया जा रहा है इस देश में। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आप अभी इशारा कर रहे थे कि बीजेपी का नुकसान कर देंगे, बीजेपी की वेव को रोक देंगे, बीजेपी की आंधी को रोक देंगे, इस देश में इस समय आज़ादी के बाद से आज तक ये पहला मौका है जब किसी देश ने 6 महीने पहले चुनाव से ये तय कर लिया है कि मेरा प्रधानमंत्री कौन होगा, और जो जमीन पे दिखता है उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। और अब देश में बूढ़ा आदमी हो, देश में गरीब आदमी हो, महिला हो, बच्चा हो, नौजवान हो, युवक हो, युवती हो, या इवन स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जिसको शायद वोट ना देना हो, वो भी इस सेंटीमेंट को लेके घूम रहा है। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, मैं है कि नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं एक शंका, डॉक्टर साहब, एक शंका फिर भी देखिए, जितने भी ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आ रहे थे, ये जो नतीजा दिल्ली प्रदेश का आया, वो कोई 8 सीट दे रहा था आपको, कोई 11 सीट दे रहा था, कोई 10 सीट दे रहा था, 28 सीट आ गई। इसका मतलब ग्राउंड रियलिटी को मीडिया भी समझ नहीं पा रही थी। नहीं, वो ठीक है। हमारा तात्पर्य ये है कहने का कि देखिए, ग्राउंड जो काम आरएसएस करती थी कि घर घर जाके नमस्ते करके बात करके सवालों के जवाब देके जो कार्डर्स, कम्युनिस्ट कार्डर्स करते थे, वो पता लगा कि संघ वाले तो भूल गए और आपके वॉलंटियर्स ने 70 कंस्टिट्यूएंसी दिल्ली में हजार वॉलंटियर्स लगा। अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर मान लीजिए इन्होंने यही अर्बन सेंटर्स में मान लीजिए इन्होंने ये कर लिया, तो अब दिल्ली में कितने लोगों को क्या बिजली पानी मिला कि नहीं मिला ये विषय नहीं रहेगा, वो तो एक मतलब ये भी एक अपनी वेव क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो जो संघ करता था, बीजेपी करता था, अब कोई भी नई पार्टी आएगी तो जो अच्छा कोई भी मॉडल है
उसी से प्रेरणा लेके कुछ काम करेगी। तो अगर संघ ने या बीजेपी ने घर घर जा जाकर जनसंपर्क करके इतने सालों राजनीति की है, अपने विचार को घर घर लेके गए हो, तो कोई नई पार्टी ने जन्म लिया है तो नेचुरली उसमें से अच्छी चीज़ लेगी और लेकर जाएगी। वो आपकी बात मैं मानता हूँ कि मीडिया भी और सब लोग पहली बार, क्योंकि पहली बार उदय हुआ था, तो शायद उतनी ताकत एसेस नहीं कर पाए कि शायद जनता का इतना समर्थन प्राप्त होगा। लेकिन अब स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया है। ये जो इनका 49 दिन का शासन है, इसमें अगर मुझे हाई क्वालिटी झूठ भी अगर गिन के आपके सामने प्रकाशित करने हो तो 49 तो ऐसे टिप्स के ऊपर कोई भी गिन देगा। और मैं कहता हूँ, आप कहोगे 149 तो 149, 249 तो 249। आपने आपने कॉइन किया, आपने कॉइन किया है, देशी पंजा और विदेशी हाथ, ये आपने कॉइनेज किया है। कॉइनेज नहीं है, ये सच्चाई है। देखिए, देसी पंजा तो कांग्रेस की सपोर्ट से ये सारा चल रहा है। दे हैव बीन propped up by the Congress to destabilize this country, to harm the national interest, to harm those people who only work in the national interest to take this country to the greater heights। और विदेशी पंजे की जहां तक बात है, इनको फोर्ड फाउंडेशन से जो सारी मदद मिलती है, फोर्ड फाउंडेशन का जो CIA से लिंक है, CIA के एजेंट इनकी संस्था कबीर के अंदर लड़की काम करती रही है, ली, उसके बारे में आप जाकर जानकारी लीजिए। आज जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, उसका जो इन्होंने वायलेशन किया है, आज तक भी 30 सवाल होम मिनिस्ट्री इनसे पूछ रही है। कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में एफिडेविट के अंदर ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। भाई, आपको अगर मान लीजिए मैं ईमानदारी से, आखिर आपको पैसा कहीं से भी मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्या इंटेंशन है, इतना पैसा आप विदेशों से क्यों ले रहे हैं? इनके लिए तो स्थिति ये है कि ये अगर पैसा तो आपको भी विदेशों से मिलता है। नहीं, सवाल मतलब आपके फ्रेंड्स हो, बीजेपी ओवरसीज फ्रेंड्स। देखिए ऐसा है, फोर्ड फाउंडेशन क्या करती है क्या नहीं करती है, आप उसको जरा समझ लीजिए। सारे दुनिया के देशों में जहां जहां ये अराजकता फैलाने का काम है, अनरेस्ट करने का काम है, ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है CIA अमेरिका की, ये फोर्ड फाउंडेशन के थ्रू स्वयंसेवी संस्थाओं को पैसा देती है। और ये जितने दुनिया में, चाहे वो इजिप्ट में हो, चाहे दूसरे कायरो में, और कहाँ कहाँ जो छाट वगैरह में, और जगह जगह जो आंदोलन होते हैं अरब कंट्रीज़ में, इनके अंदर आप इनकी गहराइयों में समझिए। जो है ये लोग जो है कश्मीर के बारे में ईमानदारी से बोलने को तैयार नहीं है। इनकी बला से कश्मीर पाकिस्तान के पास चला जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं कश्मीर में रेफरेंडम कराओ। लोग अगर ये कहते हैं, नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि प्रशांत भूषण का ये व्यक्तिगत विचार है, हमारा ये विचार। आप एक बात बताइए मनोज रघुवंशी जी, डॉक्टर हर्षवर्धन आज दिल्ली में ये कहें कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे दीजिए, और उसके बाद जो है जो पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी कहें दिल्ली के अंदर जो है ये डॉक्टर हर्षवर्धन का पर्सनल विचार हो सकता है। क्या ये संभव है? आप मान लोगे? आप मेरी खाल उधेड़ दोगे और पूरी बीजेपी को जो है 100 दिन तक जो है आप जलील करके जो है उसको आगे नहीं बढ़ने दोगे? ऐसे कैसे हो सकता है कि पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल ने भी रिकॉर्ड पर स्टेटमेंट दिया कि हाँ, रेफरेंडम अगर किसी का विचार है अपना तो उसको मानना तो पड़ेगा ही। और इसका मतलब क्या है? यानी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देने से आप नहीं बचेंगे। आप कहेंगे कि कश्मीर से आर्मी हटा दी जाए, आप कहेंगे नक्सलवादी इलाकों से आर्मी हटा दी जाए। आप इंस्पेक्टर शर्मा जैसे आदमी को, जिसके लिए सारा देश दुखी हो गया था, सबके आंख में आंसू आ गया था कि इतने काबिल इंस्पेक्टर की जो है शहादत हो गई बाटला हाउस एनकाउंटर में, आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति के लिए उसको जो है फेक एनकाउंटर बताएंगे। तो आखिर क्या ये सारी बातें देश को बताना, जवाब देना, क्यों पैसा ले रहे हैं, क्या क्या आप कर रहे हैं, इनके बारे में जवाब आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या ये देश का जानना कर्तव्य नहीं है? इसीलिए मैंने कहा कि इनके साथ में देसी पंजा और विदेशी हाथ, ये दोनों चीजें हैं। तो आखिर सारा देश जो है इन सारी चीजों को देख रहा है। आपने क्या देश को मूर्ख समझा हुआ है? इस देश के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं। आपने देखा 1970-75 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, लोगों के मुंह से जबान से आवाज नहीं निकलती थी, इतना टेरर का माहौल होता था। आपके मीडिया के लोग भी जो है कोई गिने चुने थे जिनकी जो है मुंह में जबान रह गई थी या पेन के अंदर ताकत रह गई थी। लेकिन इस देश के लोगों ने देखा कि ये नहीं हो सकता, भारत में प्रजातंत्र को इस तरह से जो है कोई क्रश नहीं कर सकता। जब 1977 आया तो पूरे देश में एक जगह पर इंदिरा जी को, नॉर्दर्न इंडिया में तो एक सीट नहीं मिली थी,
आखिर ये देश के लोगों की, वही लोग थे ना, अनपढ़ लोग थे, गांव के, जिनको आप समझते हो कि इनकी कोई आईक्यू नहीं होगी। इस देश का आम आदमी सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मैं आपको अपना सार्वजनिक जीवन का तजुर्बा बता रहा हूँ। हम झुग्गी झोपड़ी बस्ती में जाते हैं, हम देखते हैं ये बेचारी महिला वो बच्चे के साथ बैठी है, कुछ उसको कुछ वो ऐसा कमेंट करती है कि हम सोचते हैं क्या यार, हैट्स ऑफ टू हर इंटेलिजेंस। वो देश के लिए, देश की संस्कृति के लिए, देश को महानता के लिए, उसको देश की जो जीवन के साथ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें, उसके लिए इतनी कमिटेड और इतना उसका कीन और शार्प ऑब्जर्वेशन है। तो आप सोचें कि ऐसे नारे देकर आप देश को बहका देंगे, रोज एक नया नारा देंगे, रोज कहेंगे एक नया आदमी चोर है, यानी ये कोई तरीका है? आप, अरे आपके पास कोई चीज है, सबूत है, कोई है, आप करिए। अब इतने दिन हो गए, देखिए 49 दिन हो गए शुचिता करते, एक शीला दीक्षित के ऊपर FIR ये दर्ज नहीं करके गए। उसमें भी एक कोई लाइट वाइट के मामले में बिना नाम की FIR कर दी। मैंने इनको इतना मोटा किताब दी थी, विधानसभा में रखी थी, जिसमें कि इतने सारे शीला दीक्षित जी के सरकार के घोटाले थे, और एक घोटाला यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अगर दर्जनों चीजें थी, तो एक चीज पे वो भी बिना शीला दीक्षित जी के नाम के एक छोटी सी FIR कर गए, और उसके लिए आप प्रचार करेंगे सारे देश में, पता नहीं क्या किया। तो क्या लोग जान नहीं रहे? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हर रोज टेलीविजन चैनल पर सबने देखा। मतलब अंत में मैं ये कह सकता हूं कि आपका निष्कर्ष ये है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज नहीं कर पाएगी, और जो इस समय जो कांग्रेस का वोटर या लोगों के मन में जो आक्रोश है, उस आक्रोश का सारा लाभ बीजेपी को मिलने वाला है। लाभ का विषय नहीं, सुन लीजिए आप, बहुत बड़ा नहीं, मैं आखिरी में कह दूं आपको, आज नरेंद्र मोदी जी भारत में अपने कामों के कारण, अपनी ईमानदारी के कारण, अपने गुड गवर्नेंस के कारण, उन्होंने देश के लोगों के हृदय में, मन में इतनी जगह बना ली है कि अभी सच्ची बात यह है कि लोगों ने दिल से उनको प्रधानमंत्री एक्सेप्ट कर लिया है। उस डिसीजन को रिवाइज करने के लिए अगर भगवान ने भी मन बनाया तो उसको भी थोड़ी दिक्कत होगी, यार इतने बड़े देश में कैसे मैं अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करूं। बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन मेरी भावना को समझने की कोशिश करिएगा, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को हम स्वीकार करें तो ठीक है, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है, अपनी इस टीम को कैमरे को लेकर और हिंदुस्तान के अंदर यहाँ से कन्याकुमारी तक भेज दीजिए, एक ही सवाल पूछ लीजिएगा, और उसके बाद मेरे से 1 महीने बाद आके फिर इंटरव्यू ले लीजिएगा। अगर मैं जो कह रहा हूँ, अगर आप उस बात से सहमत ना हो तो मुझे बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, अभी जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने बात कही, वो बातें बड़ी लॉजिकल लग रही हैं, लेकिन देखिए अभी 3 महीने का वक्त है आम चुनाव में, और अब जाहिर है कि दिल्ली प्रदेश का भी चुनाव अगर आम चुनाव के साथ ही हुआ तो मतलब दिल्ली प्रदेश का चुनाव भी। डॉक्टर हर्षवर्धन एक ईमानदार आदमी हैं, कोई शंका नहीं है, कर्मठ हैं, कोई शंका नहीं, इनके विरोधी भी कहते हैं, तो मतलब अब इसमें किसी के भी मन में कोई शंका होने का सवाल ही नहीं है। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो जब विजय कुमार मल्होत्रा जी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया गया था तब भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, एक उम्मीद थी, लेकिन अब वो एक फैसला हो गया। अब इस बार जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम भी थोड़ा सा देर से डिक्लेयर हुआ, हो सकता है अगर थोड़ा जल्दी डिक्लेयर हो गया होता तो ये जो 4 सीट का गैप रह गया वो शायद ना रहता, तो इस बार ही मुख्यमंत्री बन गए होते, ये भी एक संभावना थी, लेकिन खैर जो हुआ सो हुआ। अब अगर चुनाव होता है तो डॉक्टर हर्षवर्धन के मुख्यमंत्री बनने की संभावना काफी प्रबल है, ये एक अनुमान है। लेकिन इसमें अभी आम आदमी पार्टी का कैंपेन क्या रूप धारण करेगा, मीडिया उसको कितना समर्थन देगी या नहीं देगी, और लोगों के मन को वो कितना छू पाएंगे, लोगों को कितना समझा पाएंगे, ये एक वेरिएबल अभी जांचना परखना बाकी है, और इसका क्या नतीजा होगा वक्त बताएगा। आज इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे किसी नए मेहमान के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।